हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लीगल लेडी एंड आई एम प्रीति सांगवान। और हम कर रहे हैं बीएनएस की लेक्चर सीरीज। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रेप की डेफिनेशन के बारे में और उसके कुछ डिफरेंट डिफरेंट आयाम भी पढ़े थे। पहला, मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दूं तो रेप की डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूडेड रहता है। रेप की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि चार चीजें मेनली इंक्लूडेड रहती हैं, जिसमें सबसे पहले था पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन थ्रू पेनिस। ठीक है, कहाँ कहाँ पे? इनटू द वेजाइना, इनटू द यूरेथ्रा, इनटू द एनस और इनटू द माउथ। इसमें चार चीजें इंक्लूडेड थी। ठीक है, सेकंड था इंसर्शन। इंसर्शन थ्रू एनी ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ द बॉडी। लेकिन वो पार्ट ऑफ द बॉडी क्या नहीं होना चाहिए? पेनिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो पेनिस होता है तो वो फर्स्ट क्लोज में ही चला जाएगा और पेनिट्रेशन कहलाएगा। यहाँ पे है इंसर्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी इनटू द वेजाइना, यूरेथ्रा एंड एनस। इसमें माउथ इंक्लूडेड नहीं है। थर्ड हमने पढ़ा था मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन किस चीज का? पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ दैट वुमेन ओनली। ठीक है, उसी वुमेन के बॉडी पार्ट को इस तरह से यूज करना। किस तरह से? ताकि वो इंसर्ट हो। कहाँ पे? वेजाइना, यूरेथ्रा या एनस में। इसमें भी माउथ इंक्लूडेड नहीं है। और लास्ट है एप्लीकेशन ऑफ माउथ इनटू द वेजाइना, यूरेथ्रा और एनस। पहले वाले केस में माउथ भी इंक्लूडेड है, बाकी तीन केसेस में माउथ इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर किसी वुमेन के साथ ऐसा किया जाता है बाय मेन, जेंडर न्यूट्रल नहीं है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। तो जो इसमें अक्यूज रहेगा वो हमेशा मेन रहेगा और जो विक्टिम रहेगी वो कौन रहेगी? वुमेन रहेगी। दूसरा, इसने ये कहा कि जरूरी नहीं है वो खुद के साथ ही ऐसा करे, या तो वो उस लेडी से करवाता है अपने साथ इस तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट, या फिर किसी और के साथ करने को कहता है या करवाता है, तो क्या कहलाता है? रेप कहलाता है। ठीक है, अब मैंने बताया था कि पर से ही रेप नहीं बन जाता, क्योंकि आगे का जो पार्ट है सेक्शन का वो आपको 7 कंडीशंस देता है, 7 ऐसी सिचुएशंस देता है कि जिनमें से कोई एक सिचुएशन एटलीस्ट सेटिस्फाई होनी चाहिए। और जो ऊपर चार जो हमने कैटेगरी पढ़ी थी, उन चार में से कोई एक सेटिस्फाई होनी चाहिए, प्लस आगे जो 7 सर्कमस्टांसेस दे रखे हैं उनमें से कोई एक सर्कमस्टांस आपका क्या होना चाहिए? सेटिस्फाई होना चाहिए, तब वो रेप की कंडीशन में जाएगा। तो उसमें हमने पढ़ा था अगेंस्ट हर विल होना, या फिर विदाउट हर कंसेंट होना चाहिए। फिर हमने कंसेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, सेक्शन 28 बीएनएस किया था। और कंसेंट की डेफिनेशन हमने एक्सप्लेनेशन 2 में भी पढ़ी, सेक्शन 63 की ही एक्सप्लेनेशन 2 में दे रखा था कि कंसेंट क्या होता है। कंसेंट आपकी इम्प्लाइड भी हो सकती है, कंसेंट एक्सप्रेस भी हो सकती है, कोई भी वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसके थ्रू वो एक इम्प्लाई करती है, क्या करती है, चाहे वो जेस्चर के थ्रू कर रही है, चाहे वो वर्ड्स के थ्रू कन्वे कर रही है क्या मैसेज, कि आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन दैट सेक्सुअल एक्टिविटी। ठीक है, तो वो कंसेंट देना बोला जाता है। अगेंस्ट हर विल और विदाउट हर कंसेंट में एक माइन्यूट सा डिफरेंस था, वो भी मैंने आपको बताया था कि अगेंस्ट हर विल की जब बात होती है तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस इंक्लूडेड रहता है, ऑब्स्ट्रक्शन इंक्लूडेड रहता है, एक कंपल्सन का एलिमेंट कहीं ना कहीं पाया जाता है। लेकिन जब हमने बात करी विदाउट हर कंसेंट तो उसमें ये था कि कोई ना कोई आपस में डेलिब्रेशन हुआ है लेकिन लास्ट में कंसेंट नहीं बन पाई। ठीक है, उसके बाद मैंने दीपक गुलाटी केस आपको बताया, दिलीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार हमने पढ़ा था। ये सारा कुछ आपका कंसेंट में इंक्लूडेड था। फिर कुछ और डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस या 7 सर्कमस्टांसेस जो दे रखे वो हमने करी, कि कंसेंट तो दी है लेकिन वो क्यों दी है? क्योंकि उसको डर था कि डेथ कॉज कर दी जाएगी या हर्ट कॉज कर दिया जाएगा। किसको? या तो उस लेडी को खुद को, या फिर किसी ऐसे पर्सन को जिसमें वो इंटरेस्टेड है। ठीक है, फिर अगर कंसेंट दी है उसने, लेकिन ये अज्यूम करके दी है कि ये मेरा हस्बैंड है, और एक्चुअली उसको लगता है कि ये वो पर्सन है जिससे मैं लॉफुली मैरिड हूँ, लेकिन उस पर्सन को पता है कि मैं इसका हस्बैंड नहीं हूँ और ये मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट की वजह से मुझे कंसेंट दे रही है। या फिर वो लेडी ऐसी है जो कंसेंट दे ही नहीं सकती, या फिर वो अनसाउंड माइंड की है, इंटॉक्सिकेटेड है। ठीक है, या फिर ऐसा है कि उसकी एज जो है वो 18 ईयर से कम है, तो वो कंसेंट मटेरियल ही नहीं है, चाहे उसने दी है चाहे नहीं दी है। ये हमने डिफरेंट 7 सर्कमस्टांसेस पढ़ी थी। उसके बाद दो एक्सप्लेनेशन थी। पहली एक्सप्लेनेशन में हमने पढ़ा कि वेजाइना विल आल्सो इंक्लूड द लेबिया मेजोरा, और सेकंड एक्सप्लेनेशन में हमने कंसेंट का मीनिंग पढ़ा था कि कंसेंट में क्या क्या इंक्लूडेड रहेगा। उसके बाद दो हमने एक्सेप्शन पढ़े थे। पहला एक्सेप्शन आपका ये कहता था कि कोई भी मेडिकल प्रोसीजर, कोई भी किसी तरह का मेडिकल इंसर्शन अगर होता है वेजाइना, यूरेथ्रा या एनस में, तो उसको आप रेप नहीं कहेंगे। और दूसरा हमने पढ़ा था कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है लेकिन वाइफ की एज 18 साल से ज्यादा है, चाहे वो कंपल्सन से हो रहा है, चाहे वो विदाउट हर कंसेंट हो रहा है, अगेंस्ट हर विल हो रहा है, तो उसको हम रेप में कंसिडर नहीं करते, क्योंकि मैरिटल रेप इंडिया में क्राइम नहीं है, ऑफेंस नहीं है टिल नाउ। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि पहले जो ये एज है ये 15 साल थी,
लेकिन इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की एक लैंडमार्क जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी 2017 में, और उसके बाद इस एज को बढ़ा के 18 ईयर्स कर दिया गया था, क्योंकि कोई भी ऐसा डिफरेंशिएशन, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया नहीं मिला जो आर्टिकल 14, 15 क्लोज 3 के लिए रिक्वायर्ड था। इसलिए ऐसा माना गया कि अगर आप सिर्फ इस एज के आधार पे, और एक लेडी मैरिड है, एक अनमैरिड है, तो जो मैरिड है उसकी एज 15 साल से ऊपर है तो वो रेप की कैटेगरी में नहीं आएगी। बस ये होना चाहिए कि जो रेप करने वाला वो हस्बैंड हो। और दूसरा ये है कि 18 ईयर्स की रिक्वायरमेंट है अगर वो अनमेरिड है। तो इसका कोई भी रीजनेबल नेक्सस नहीं बन रहा था किसी भी गुड ऑब्जेक्ट के साथ जिसको वो अचीव करना चाह रहे हो। ठीक है, तो ये हम जब कॉन्स्टी की क्लास करेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि दोनों ही चीजें प्रूव करनी पड़ती हैं, और ये सेटिस्फाई नहीं हो पाया, इसलिए उस क्लोज को, उस पर्टिकुलर फ्रेज को हमने क्या किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा के 15 साल की एज को 18 ईयर्स कर दिया। दूसरा, ये जो बाकी स्टेट्यूटरी प्रोविजंस है, जिसको आप चाइल्ड मैरिज के रेस्टेंट के लिए जो एक्ट है, या फिर दूसरा आप पॉक्सो कहें, दोनों के भी अगेंस्ट ही जा रहा था। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमने कवर किया पिछली क्लास में। फिर हमने पढ़ा कि अगर कोई वुमेन ऑलरेडी अनचेस्ट है, या फिर कोई इजी वर्च्यू की वुमेन है जिसको इजिली एक्सेस किया जाता है लोगों के द्वारा, तो क्या आप ये डिफेंस ले सकते हैं कि दिस सी वाज द वुमन ऑफ इजी वर्च्यू, या फिर सी वाज अनचेस्ट, या फिर मेरा पास्ट एक्सपीरियंस उसके साथ ऐसे रहा कि पास्ट में तो उसने कंसेंट दी है। तो ये कुछ भी मटेरियल नहीं है, कोई भी चीज आपके एविडेंस, आपके फेवर में आपको सपोर्ट नहीं करेगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब भी आप, अगर हर बार आप कोई सेक्सुअल एक्ट करते हो तो डिफरेंट कंसेंट उसके लिए आपको रिक्वायर्ड रहती है, पास्ट एक्सपीरियंस आपका कुछ भी रहा हो। ठीक है, उसके बाद हमने इसके साथ क्या था, सेक्शन 120 ऑफ BSA, जिसमें क्या था, जिसमें प्रिजम्पशन था किसके फेवर में, वुमेन के फेवर में, जो रेप विक्टिम है उसके फेवर में प्रिजम्पशन था, और शेल वर्ड का यूज हुआ था, इसलिए कोर्ट के लिए मैंडेटरी है प्रिज्यूम करना। क्या प्रिज्यूम करना, कि अगर कोई लेडी आके ये कहती है कि मेरे साथ रेप हुआ है और मेरी कंसेंट नहीं थी, तो कोर्ट शेल प्रिज्यूम कि उसकी कंसेंट नहीं थी। जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो शिफ्ट कर जाता है अक्यूज्ड पे। अब उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो भी सेक्सुअल एक्ट हुआ वो विद द कंसेंट ऑफ दैट लेडी हुआ था। ठीक है, ये सारा हमने कंप्लीट किया था पिछली क्लास में। आज हम समझेंगे पहली चीज तो ये कि क्या प्रोसिक्यूट्रिक्स जो है, यानी कि जिसने प्रोसिक्यूशन फाइल किया, जो विक्टिम है लेडी, वो और अकम्प्लिस वन इन द सेम थिंग है। अकम्प्लिश क्या होता है, अकम्प्लिश होता है पार्टिसिपेंट इन द क्राइम, यानी कि जो ऑफेंस हुआ है, तो हो सकता है 2 लोगों ने मिलके किया, हो सकता है 4 लोगों ने मिलके किया हो, किसी भी ऑफेंस की बात कर रही हूँ, नॉट ओनली रेप। तो जितने भी लोग उसमें इंक्लूडेड रहते हैं, जो उसको सपोर्ट कर रहे थे, जो कहीं ना कहीं उस क्राइम का, ऑफेंस का पार्टिसिपेंट्स थे, उनको अकम्प्लिस बोला जाता है। और होता क्या है कि जो अकम्प्लिस की टेस्टमनी है, जिस टाइम पे आप मतलब ट्रायल हो रही होती है और एविडेंस देने की स्टेज आती है अक्यूज्ड के, डिफेंस के, तो अकम्प्लिस की जो टेस्टमनी है वो बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं मानी जाती। उसको रिक्वायर्ड रहता है कि कहीं ना कहीं और से भी कोरोबरेशन हो। ठीक है, अगर बाकी सर्कमस्टांसेस उसके वर्जन को कोरोबरेट कर रही हैं, जैसा अकम्प्लिस बता रहा है, बाकी सारे सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं, तो ठीक है। ऐसा नहीं है कि अकम्प्लिस टोटली अनवर्दी है, और ऐसा भी नहीं है कि वो किसी भी तरह से इनकम्पिटेंट टू टेस्टिफाई है। ठीक है, एक कॉम्पिटेंट विटनेस होता है अकम्प्लिस, लेकिन अकम्प्लिश के टेस्टिमनी पे आप बिलीव नहीं कर सकते। पहली चीज तो वो पार्टिसिपेट क्रिमिनस था, कि उसने क्राइम में पार्टिसिपेट किया है, तो बहुत ज्यादा आप ये नहीं कह सकते कि वो तो बहुत अच्छा इंसान है। दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि उसको लग रहा हो कि अगर मैं सारा कुछ दूसरे अकम्प्लिस पे शिफ्ट कर देता हूँ, दूसरे पर्सन पे शिफ्ट कर देता हूँ, तो हो सकता है मैं बच जाऊं। इसलिए वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकता है, सामने वाले दूसरे पर्सन को, जो ऑफेंस में उसके साथ इंक्लूडेड था, उसको फंसवाना चाह रहा हो सकता है। ठीक है, तो अकम्प्लिस की टेस्टिमनी को एज ए रूल ऑफ प्रूडेंट कोर्ट तब तक सही नहीं मानता जब तक कोरोबरेट नहीं हो जाती वो बाकी सर्कमस्टांसेस से। लेकिन जब बात आती है प्रोसिक्यूटरी एंड अकम्प्लिस की, तो पहली बात, जिस लेडी के साथ रेप हुआ है आप उसको पार्टिसिपेंट इन क्राइम नहीं कह सकते, वो तो विक्टिम ऑफ क्राइम है। ठीक है, हाँ, ये तो ठीक है कि भाई उसकी बॉडी के बिना तो रेप हो ही नहीं सकता था, लेकिन दैट डजंट मीन कि वो पार्टिसिपेंट थी। ठीक है, इसका मतलब तो अगर किसी ने किसी को ग्रीवस हर्ट कोज किया, तो जिसको ग्रीवस हर्ट कोज हुआ है वो कहेगा, क्या आप ये कह सकते हो कि इसकी बॉडी यूज हुई है, तो ये भी पार्टिसिपेंट था। दूसरा, जब बात आती है टेस्टमनी की, तो प्रोसिक्यूट्रिक्स की सोल टेस्टमनी पे भी कन्विक्शन हो सकता है। ऐसा नहीं है
जैसा अकम्प्लिस के केस में होता है कि बाकी सारे एविडेंसेस से भी कोरोबरेट होने की जरूरत है। अगर बहुत ज्यादा रिलायबल टेस्टमनी है, सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस की चेन अगर वो कंप्लीट कर रही है, या फिर उसकी जो बातें हैं वो कहीं से भी उनमें कोई लूप होल नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ प्रोसिक्यूट्रिक्स की टेस्टमनी पे सामने वाले का कन्विक्शन हो रहा है। क्योंकि क्या होता है कि जो रेप जैसे क्राइम है, जितने भी सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, ये बहुत पब्लिकली करने वाले ऑफेंसेस तो है नहीं, कहीं ना कहीं सिक्रेसी में ही हुए होते हैं। तो वहां पे और बहुत जरूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग वहां पे हों, बहुत सारे एविडेंसेस आपको अवेलेबल हो जाएं। तो एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं आपको प्रोसिक्यूशन के वर्जन पे रिलाय करना पड़ता है, और अगर वो ट्रस्ट वर्दी लग रहा है, कहीं से भी उसमें आपको फ्लॉज नजर नहीं आ रहे, और कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाता है, तो सिर्फ प्रोसिक्यूट्रिक्स की टेस्टिमनी पे भी कन्विक्शन हो सकता है। तो प्रोसिक्यूट्रिक्स एंड अकम्प्लिस को ये बहुत सारे केसेस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन आया है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि ये दोनों सेम फुटिंग पे नहीं हो सकते। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज है, तो आप इसकी टेस्टिमनी को इसकी टेस्टिमनी के साथ इक्वेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 63 कि कंप्लीट रेप की डेफिनेशन होती क्या है, और इसके डिफरेंट डिफरेंट क्या प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं। अब हम आते हैं सेक्शन 64 पे, यानी कि जो आईपीसी का 376 होता था। चार्ज कौन से सेक्शन का लगता है? जब भी सेक्शन धारा लगने की बात आती है, तो जिस सेक्शन में आपकी पनिशमेंट प्रोवाइडेड है वो चार्ज लगाया जाता है। कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि उस पर 375 लगी है, हम हमेशा यही पढ़ते हैं कि उस पर 376 लगी है, क्योंकि जो पिनेटिव सेक्शन है वही चार्ज में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे पिनेटिव सेक्शन आपका कौन सा है? सेक्शन 64। सेक्शन 64 क्या कहता है? whoever except the cases mentioned in clause 2 commits rape, कोई भी मैन जो रेप कमिट करता है किस पे? वुमन पे, एक्सेप्ट द केसेस मेंशन्ड, सेकंड क्लोज में कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस दे रखे हैं, कुछ डिफरेंट प्रोविजंस दे रखे हैं, उनको छोड़ दो। बाकी अगर कोई मैन किसी वुमेन का, किसी लेडी का रेप करता है, तो कितनी पनिशमेंट होगी? पनिशेबल विद मिनिमम 10 years इम्प्रिजनमेंट, और इम्प्रिजनमेंट भी कैसी? रिग्रेस। दो तरह की इम्प्रिजनमेंट हमने पढ़ी थी, सिंपल इम्प्रिजनमेंट विदाउट लेबर, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट विद लेबर। ठीक है, तो मिनिमम इम्प्रिजनमेंट या मिनिमम पनिशमेंट क्या होगी? 10 साल की सजा कम से कम, रिग्रेस। और ये कहां तक जा सकती है? मिनिमम ये है, मैक्सिमम ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जा सकती है। ठीक है, प्लस फाइन, फाइन रहेगा ही रहेगा। और बहुत सारी ऐसी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी है, और अब तो प्रोविजंस भी बना दिए गए कि ये फाइन जो आता है वो थोड़ा सा टेंजिबल अमाउंट का फाइन होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी प्रोविजनल सी छोटी सी अमाउंट एक ली, नॉमिनल सी, कि ठीक है रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। फाइन का मतलब है ये फाइन यहाँ से कलेक्ट किया जाता है, और उसके बाद जो विक्टिम है उसके रिहेबिलिटेशन के लिए दिया जाता है। ये सारा कुछ बीएनएसएस में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है कि अगर कोई भी पर्सन रेप कमिट करता है तो उसकी मिनिमम सजा कितनी है? 10 साल की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, और जो कहां तक हो सकती है? मैक्सिमम मैक्सिमम जो टेन्योर हो सकता है वो क्या हो सकता है? मैक्सिमम टर्म क्या हो सकती है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, प्लस फाइन इंक्लूडेड रहेगा। लेकिन यहाँ पे इसने कहा कि एक्सेप्ट केसेस मेंशन्ड इन क्लोज 2। अब क्लोज 2 क्या कहता है? क्लोज 2 पहला क्या कहता है? देखो, ए, whoever being a पुलिस ऑफिसर, अगर कोई पुलिस ऑफिसर है और वो रेप कमिट करता है, ठीक है, मथुरा रेप केस क्या था? पुलिस ऑफिसर्स ने रेप कमिट किया था। और जब भी पुलिस ऑफिसर के द्वारा रेप की बात आती है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जनरल इंसान के केस में तो क्या होता है कि अगर छोटा सा लूप होल है, कोई भी डाउट अगर क्रिएट हो जाता है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट अक्यूज्ड को दे दिया जाता है। लेकिन पुलिस ऑफिसर्स के केस में कोर्ट और ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं, और अगर कोई थोड़े बहुत ऐसे डाउट्स आ जाते हैं तो उनका बेनिफिट बहुत जल्दी नहीं दिया जाता। ठीक है, तो पहला ही क्या कहता है? हु एवर बीइंग ए पुलिस ऑफिसर कमिट्स रेप, कोई पुलिस ऑफिसर अगर रेप करता है, लेकिन कहाँ पे? विद इन द लिमिट्स ऑफ पुलिस स्टेशन टू विच ही इज अपॉइंटेड, उस पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में जहां पे वो अपॉइंटेड है, यानी कि अपने वर्क एरिया में। ठीक है, क्योंकि कोई भी पर्सन है, अगर वो नॉर्मल सोसाइटी में नॉर्मल रह रहा है, वो घर पे आ जाता है, ऑफ ड्यूटी है, तो उसके बाद तो उसको कैसे ट्रीट किया जाता है? जैसे कि एक ऑर्डिनरी पर्सन को किया जाता है। लेकिन जब वो अपनी ड्यूटी पे होता है, ठीक है, जब वो अपना जैसा उसका एम्प्लॉयमेंट है वो कर रहा होता है,
वो अपना काम कर रहा होता है, उस टाइम पे उसकी ड्यूटी एज ए पुलिस ऑफिसर काउंट होगी, अदरवाइज वो नॉर्मल सिटीजन काउंट होगा। तो ये कहता है कि अगर वो रेप हुआ है विद इन द लिमिट्स ऑफ पुलिस स्टेशन टू विच ही इज अपॉइंटेड, जिस पुलिस स्टेशन में उसकी ड्यूटी है, जहां पे वो अपॉइंटेड है, अगर उस पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में वो पुलिस वाला रेप करता है, या फिर सेकंड सिचुएशन क्या है, इन द प्रीमाइसेस ऑफ एनी स्टेशन हाउस, कोई भी स्टेशन हाउस है पुलिस का, ठीक है। तो वहां पे भी होता तो क्या है कि अगर आप पुलिस स्टेशन पहुंच गए हैं या आप स्टेशन हाउस पहुंच गए हैं, तो आपके दिमाग में एक इंप्रेशन क्या आता है कि मैं अब सेफ हूं। लेकिन अगर उन्हीं प्रीमाइसेस में, किसी भी स्टेशन हाउस के प्रीमाइसेस में कोई पुलिस वाला, जरूरी नहीं है वो वहां पे परमानेंट ड्यूटी पे ठीक है, हो सकता है वो किसी दूसरे पुलिस वाले से मिलने आया हो सकता है वो कोई डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करने आया हो सकता है वो थोड़े बहुत टाइम के लिए डेपुटेशन पे आया हुआ हो, कुछ भी है। लेकिन किसी स्टेशन हाउस के प्रीमाइसेस में अगर कोई भी पुलिस वाला किसी लेडी का रेप करता है, या फिर ऑन ए वुमेन इन सच पुलिस ऑफिसर्स कस्टडी, एक कोई वुमेन है जो उस पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में है, ठीक है, या फिर उसकी कस्टडी में नहीं है, उसके किसी सबॉर्डिनेट की कस्टडी में है, जैसे कि सब इंस्पेक्टर की कस्टडी में है और इंस्पेक्टर उसका रेप करता है, ठीक है। अब कस्टडी में जरूरी नहीं है कि वो पुलिस स्टेशन में ही कस्टडी में हो या किसी भी स्टेशन हाउस में ही कस्टडी में हो, ऐसा भी हो सकता है ट्रेवलिंग के टाइम पे वो कस्टडी में हो, ठीक है, कहीं पे इन्वेस्टिगेशन में उसको साथ लेके जा रहे हो। तो ऐसी कोई भी जगह हो जहां पे कोई लेडी किसी पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में थी या फिर उसके किसी सबॉर्डिनेट की कस्टडी में थी, तब उसने रेप किया है। तो ये सारे केसेस स्पेशल सर्कमस्टांसेस में है और इनकी पनिशमेंट अलग से पड़ेंगे, ठीक है। तो सेक्शन 2 का क्लोज ए क्लियर है। उसके बाद आता है बी, बीइंग ए पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन इंटरप्रिटेशन क्लोज में है, ठीक है। शायद 12 कैटेगरीज दे रखी है जो जो पब्लिक सर्वेंट में काउंट होंगे। तो ये कहता है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है और रेप करता है किसी वुमेन का इन कस्टडी, उसकी कस्टडी में वो वुमेन थी, कोई भी पब्लिक सर्वेंट हो सकता है, पब्लिक सर्वेंट के लिए पुलिस ऑफिसर ही नहीं होते, पब्लिक सर्वेंट बहुत सारे उसमें कैटेगरीज दे रखे हैं, वो सारे पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट किसी वुमेन का रेप करता है जो उसकी खुद की कस्टडी में है या फिर अपने किसी सबॉर्डिनेट की कस्टडी में, जब वो वुमेन है तब उसका रेप करता है, तो ये स्पेशल सर्कमस्टांस में काउंट होगा, ठीक है। थर्ड आता है आपका मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। कोई आर्म्ड फोर्सेस का मेंबर है। अब ये जो आर्म्ड फोर्सेस है ये क्या होता है, तो इसके लिए आपकी है एक्सप्लेनेशन ए। एक्सप्लेनेशन ए क्या कहती है कि आर्म्ड फोर्सेस में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सारा कुछ इंक्लूडेड रहेगा, प्लस पैरामिलिट्री ऑक्सिलरी फोर्स जितनी भी होती हैं, चाहे वो सेंटर के अंडर काम कर रही हैं चाहे वो स्टेट के अंडर काम कर रही हैं, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल्स, ये आईटीबीपी, ये सारा का सारा किस में आएगा, आर्म्ड फोर्सेस में कवर्ड रहेगा। अगर इनका कोई पर्सन है, कोई भी आर्मी का पर्सन है, कोई नेवी का पर्सन है, कोई एयरफोर्स का पर्सन है, किसी भी तरह की पैरामिलिट्री ऑक्सिलरी फोर्स का कोई पर्सन है और वो किसी वुमेन का रेप करता है, कौन से एरिया में, जहां पे वो डिप्लॉय है, जहां पे उसकी ड्यूटी लगी हुई है, और वहां पे वो क्या करता है, किसी लेडी का रेप करता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उसकी ड्यूटी लगाई गई है चाहे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाई है, इट इज ए मटेरियल, उसकी ड्यूटी क्या है, वहां के लोगों को प्रोटेक्ट करना, और वो अगर क्या करता है, रेप कमिट करता है ऐसे एरिया में, तो भी स्पेशल सर्कमस्टांस में आएगा। डी क्या कहता है, ऑन द मैनेजमेंट और स्टाफ ऑफ जेल, रिमांड होम और अदर प्लेस ऑफ कस्टडी एस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर एनी लॉ और वुमेन्स और चिल्ड्रंस इंस्टीट्यूशन। कहीं पे जो रेप करने वाला है वो कौन है, या तो कोई मैनेजमेंट का पर्सन है या कोई जेल का स्टाफ है, जेल की मैनेजमेंट का पर्सन या जेल का कोई भी स्टाफ, या फिर किसी रिमांड होम का पर्सन जो मतलब मैनेजमेंट संभालने में लगा हुआ या फिर वहां का स्टाफ है, या फिर कोई भी अदर प्लेस ऑफ कस्टडी जो सेफ प्लेस के लिए कोई प्रोटेक्शन होम है, या फिर जो डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित जो महिलाएं हैं उनके लिए सेफ हाउसेस बना दिए जाते हैं। अगर वहां पे कोई पर्सन क्या करता है जो वहां के मैनेजमेंट में है या स्टाफ में है, जहां उसकी उस जगह पे ड्यूटी लगी हुई है और वो वहां के किसी इनमेट के साथ रेप कमिट करता है, ठीक है, कोई भी विमेन्स और चिल्ड्रन का इंस्टीट्यूशन हो सकता है जो उनकी सेफ कस्टडी के लिए बनाया गया है, और वहां का जो स्टाफ है, मैनेजमेंट का कोई मेंबर वहां के इनमेट के साथ रेप कमिट करता है, तो वो स्पेशल सर्कमस्टांस में कवर होगा। अब हमने वर्ड यूज किया विमेन्स और चिल्ड्रंस इंस्टीट्यूशन। ये विमेन्स और चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन आपका एक्सप्लेनेशन डी में दिया हुआ है। ये क्या कहता है, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन, चाहे उसको ऑर्फनेज कहते हो या फिर निग्लेक्टेड वुमेन के लिए कोई जगह है या फिर किसी
विडो के लिए कोई जगह है, किसी भी नाम से आप बुलाएं, लेकिन वहां पे होता क्या है, होता है वहां पे प्रोटेक्टिव कस्टडी। ठीक है, अब वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट चला रही हो, क्या कहलाएगा, जो एस्टैब्लिश, किस लिए एस्टैब्लिश है, वो वुमेन और चिल्ड्रन की सेफ कस्टडी के लिए एस्टैब्लिश है, तो वो इस कैटेगरी में कवर होगा, विमेन्स और चिल्ड्रंस इंस्टीट्यूशन में। और वहां का कोई स्टाफ अगर उनमें इनमेट के साथ रेप कमिट करता है तो एक स्पेशल सर्कमस्टांस है। क्लियर है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट और स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल। अगर किसी हॉस्पिटल में मैनेजमेंट का कोई मेंबर या फिर स्टाफ, कोई डॉक्टर है, कोई सफाई कर्मचारी है, कोई नर्सिंग ड्यूटी करता हुआ कोई पर्सन है, इस तरह से अगर कोई हॉस्पिटल की मैनेजमेंट या स्टाफ का मेंबर हॉस्पिटल के इनमेट के साथ रेप कमिट करता है, कोई वहां पे लेडी एडमिटेड है या फिर किसी और के साथ आई हुई है, ठीक है, अब हॉस्पिटल में क्या होगा, हॉस्पिटल में परसेंट्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, एक्सप्लेनेशन दी, for reception and treatment of persons during convalescence or of persons requiring rehabilitation or medical attention। कोई भी पर्सन जो वहां पे ट्रीटमेंट के लिए आया हुआ है या फिर किसी को साथ लेके आया हुआ है या फिर ऐसे कोई पर्सन जो जिनको रिहेबिलिटेशन की जरूरत है, उनको फिर से जाके एक जीवन शुरू करने की जरूरत है, जो अंडर ट्रीटमेंट है, ठीक है, जिनको मेडिकल अटेंशन की रिक्वायरमेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायर्ड है, ऐसा कोई भी इनमेट अगर वहां पे आया हुआ है और वो परसेंट्स, अब हॉस्पिटल में सिर्फ ऐसा नहीं है कि जिसपे हॉस्पिटल का लेवल लगा हो, हुई कहीं पे भी जहां पे मेडिकल अटेंशन दी जा रही है, कहीं पे भी जहां पे क्योर हो रहा है, ठीक है, वो सारी परसेंट्स यानी कि वो सारी चार दीवारी क्या मान ली जाएगी, हॉस्पिटल मान ली जाएगी। ठीक है, उसके बाद एफ, रिलेटिव, गार्डियन और टीचर ऑफ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट और अथॉरिटी टुवर्ड्स वुमेन कमिट्स रेप। कोई नियर रिलेटिव, कोई चाचा, ताऊ, कजन, मामा, फूफा, पड़ोसी, या फिर गार्डियन जिसकी ड्यूटी है, जो आपको गार्ड करे, कोई पेरेंट्स, ठीक है, फादर हो सकता है, ग्रैंडफादर हो सकता है, ब्रदर हो सकता है, एल्डर, या फिर कोई और लीगल गार्डियन भी हो सकता है, और टीचर, अगर ये कोई भी इनमें से, या फिर कोई और पर्सन जिसकी पोजीशन कैसी है, पोजीशन ऑफ ट्रस्ट है, जो फिड्यूसरी रिलेशनशिप में, फिड्यूसरी रिलेशनशिप का मतलब है जिसके साथ आपका रिलेशन ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का है, जिस पे आप अंधा विश्वास करते हैं, अगर कोई ऐसा पर्सन रेप कमिट करता है किसी वुमेन पे, तो वो भी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में कवर होगा। एक वर्ड यूज होता है इंसेस्ट ऑफेंसेस, मेनली वेस्टर्न वर्ड है, ब्रिटिशर्स में शायद ज्यादा यूज होता है इंसेस्ट ऑफेंसेस, इंडिया में बहुत ज्यादा फर्क हम नहीं करते। इंसेस्ट ऑफेंसेस का मतलब क्या होता है कि कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस जो कमिट किया जाता है किसी नियर वन द्वारा या फिर किसी ऐसे पर्सन के द्वारा जो आपके साथ फिडिसरी रिलेशनशिप में हो, जो कहीं ना कहीं ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस के रिलेशनशिप में हो, तो इंसेस्ट ऑफेंसेस को डिफरेंट तरीके से डील किया जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है, फिडिसरी रिलेशनशिप का ब्रीच होता है, एक मतलब कॉन्फिडेंस का ब्रीच होता है उस लेडी के, तो उन ऑफेंसेस को थोड़ा सा सिवियरली डील किया जाता है। और यहाँ पे भी जब हम पनिशमेंट देखेंगे तो है थोड़ा डिफरेंट तरीके से इनको डील किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है रेप ड्यूरिंग कम्युनल और सेक्टेरियन वायलेंस। कहीं पे कोई कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, कहीं पे सेक्ट बेस्ड वायलेंस हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट्स आपस में लड़ रहे हैं, और उस टाइम पे कोई भी पर्सन किसी भी सेक्ट का या थर्ड पर्सन को आके उस वायलेंस का फायदा उठाकर किसी लेडी का अगर रेप कमिट करता है तो वो भी एक स्पेशल सर्कमस्टांस है। नेक्स्ट है किसी वुमेन पे रेप करना नोइंग हर टू बी प्रेग्नेंट। आपको पता है कि वो लेडी प्रेग्नेंट है, अगर नहीं पता है आप ये प्रूव कर देते हो कि लैक ऑफ नॉलेज, कि आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट द फैक्ट दैट शी इज प्रेग्नेंट, तो आपको सिर्फ रेप के चार्ज लगेंगे। लेकिन अगर ये प्रूव हो जाता है कि यू वर अवेयर अबाउट द फैक्ट दैट शी इज प्रेग्नेंट, तो सेक्शन 64 का क्लोज 2 आप पे अप्लाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑन वुमेन इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट। कोई एक वुमेन है जो अपनी कंसेंट सिग्निफाई ही नहीं कर सकती, तो उसमें भी क्या होगा, स्पेशल सर्कमस्टांस में कवर हो जाएंगे। बीइंग इन ए पोजीशन ऑफ और कंट्रोल और डोमिनेंस ओवर वुमेन, किसी भी तरीके से आप एक डोमिनेटिंग पोजीशन में है। ठीक है, डोमिनेटिंग पोजीशन में कैसे, कि आप उसको, मान लो कोई लेडी है बीमार है, आप उसके घर पे नर्सिंग करते हैं, या फिर जैसे कि एडवोकेट है, तो कहीं ना कहीं एक डोमिनेटिंग पोजीशन एस्टेब्लिश हो जाती है। ठीक है, तो इन केसेस में अगर वो इंसान उस सिचुएशन का फायदा उठाकर रेप कमिट करता है तो वो किस में आ जाएगा, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में आ जाएगा। नेक्स्ट है किसी वुमेन पे रेप कमिट करना हु इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी।
कोई फिजिकली डिसेबल्ड वुमेन है, कोई मेंटली डिसेबल्ड वुमेन है, और उसका अगर कोई रेप कमिट करता है तो वो भी एक स्पेशल सर्कमस्टांस है। नेक्स्ट है कोई रेप कॉज करता है, साथ में कॉजेज ग्रीवियस बॉडीली हार्म, बहुत ज्यादा उसको कोई ग्रीवियस बॉडीली हार्म पहुंचाता है, मीन्स उसका कोई अंग काट देता है, डिसफिगर्स, डिसफिगर करता है जैसे कि कोई निशान छोड़ देता है, स्कार परमानेंट जो उसको, और एंडेंजर्स लाइफ ऑफ वुमेन, या कोई भी ऐसा काम करता है जिससे उस वुमेन की लाइफ डेंजर में आ जाती है, जैसे कि उसको पता है कि मैं एचआईवी पॉजिटिव हूं फिर भी वो एचआईवी ट्रांसमिशन करता है। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन भी स्पेशल सर्कमस्टांस में आ जाएंगी। और लास्ट है रिपीटेड रेप ऑन द सेम वुमेन, एक वुमेन के साथ बार बार रेप करना, ये भी स्पेशल सर्कमस्टांस में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर 64 क्लोज 2 में केस लेके आना है तो सबसे पहले आपको रेप की कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, जिसमें आपको 4 सिचुएशंस दे रखी थी, या तो पेनिट्रेशन, इंसर्शन, मैनिपुलेशन, एप्लीकेशन विदाउट कंसेंट। ठीक है, और अगर स्पेशल सर्कमस्टांसेस में लेके आना है तो यहाँ ए से लेके एम तक की भी कोई सिचुएशन अगर आप सेटिस्फाई कर देते हो तो पनिशमेंट बढ़ जाती है, ये एग्रीवेटेड फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि ये सारे के सारी वो जगह हैं या फिर वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं पोजीशन ऑफ ट्रस्ट पे होते हैं, और अगर आपको मतलब कहीं पे ऐसी जगह से कुछ क्राइम आपके साथ होता है जहां पे आप फ्री माइंड जाते हो, जहां पे आपको सेफ फील होता है, और वहां के जो ऑफिसर्स हैं, वहां का जो स्टाफ है, उसकी ड्यूटी होती है आपको प्रोटेक्ट करना, और उल्टा वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट तो कर ही नहीं रहे, वो खुद आपके साथ कोई ऑफेंस कर रहे हैं, तो उनपे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाइबिलिटी बन जाती है, जैसे कि ये हर जगह होता है। हमने अबेटमेंट के केस में भी पढ़ा था कि बाकी केसेस में 1/4 ऑफ द पनिशमेंट थी, लेकिन जहां पे अबेटर या अबेटेड पर्सन पब्लिक सर्वेंट है, वहां पे पनिशमेंट कितनी हो रही थी, 1/2 हो रही थी। ठीक है, तो ये एक आप देखेंगे कि पूरे के पूरे क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस में ये हमारी एक पॉलिसी ही है कि जो भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं या फिर जो भी पोजीशन ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस में है, अगर वो गलत करते हैं तो उनकी लायबिलिटी थोड़ी और ज्यादा है जो आम जन की होती है उससे। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी पनिशमेंट कितनी होगी अगर इनमें से कोई भी पर्सन रेप कमिट करता है, तो पहली चीज तो ठीक है सेम है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिनिमम 10 ईयर्स, कम से कम 10 साल की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट तो मिलेगी ही, और मैक्सिमम क्या हो सकती है, इसमें भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट है प्लस फाइन है, तो फर्क कहाँ है? देखो दो टर्म है, पहले में यूज हुआ है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और जब आप दूसरा पढ़ेंगे, यानी कि हम पढ़ते हैं जब 64 का क्लोज 2 की जब हम पनिशमेंट पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है कि मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है, एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स द रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन नेचुरल लाइफ, यानी कि जब तक उसकी डेथ होगी तब तक वो जेल में ही रहेगा, जब तक उसकी नेचुरल डेथ नहीं हो जाती। तो क्या फर्क है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में भी तो यही होता है कि पूरी लाइफ, जब हम सिंपल पढ़ते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो उसमें कोर्ट क्या कर सकता है, 14 साल से ज्यादा की कोई भी एक टर्म फिक्स कर सकता है। ठीक है, यानी कि जरूरी नहीं है उसकी डेथ वहीं पे हो, अर्ली रिलीज भी दिया जा सकता है अगर सिचुएशन अलाउ करती है, सर्कमस्टांसेस अलाउ करती हैं। लेकिन जहां पे लिखा हुआ है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट विल मीन द रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन नेचुरल लाइफ, तो वहां पे ना तो अर्ली रिलीज हो सकता है, ना कॉम्यूटेशन हो सकता है, और ना ही कोई टर्म फिक्स की जा सकती है। हो सकता है वो 2 दिन बाद मर जाए, हो सकता है वो 2 साल बाद मरे, हो सकता है वो 20 साल बाद मरे, हो सकता है वो 40 साल बाद मरे, लेकिन वो जब तक उसकी नेचुरल डेथ नहीं हो जाती तब तक उसको कैसे रहना है, बिहाइंड बार्स रहना है। और दोनों में यही फर्क है। अब यहाँ पे तो क्या है कि हो सकता है कोर्ट को अगर सिचुएशंस लगे तो 14 साल की इम्प्रिजनमेंट दे दे, ठीक है, 10 साल की मिनिमम है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है मैक्सिमम। तो यहाँ की लाइफ इम्प्रिजनमेंट में और जहां पे स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया उसमें दोनों में फर्क है, और ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉक्सो के केस में बताया कि इसका नाम आपको कल देते हैं। ठीक है,